हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक ने आपका स्वागत करता हूँ एमईपीएल क्लासेस में। ये सेशन थोड़ा अलग है। इसमें हम जो जीएसटी पढ़े हैं वो 100% रिवाइज करने वाले हैं एज फार एज पॉसिबल विद इन 70 मिनट्स, ताकि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप जीएसटी भूलते जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो देख लेना स्लैश ऑडियो सुन लेना आते जाते वक्त। मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो ऑटो से, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू दिस एंड जीएसटी दिमाग में अच्छे से उतर जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है कि ये तभी उपयोगी है जब आपने एंटायरली क्लासेस किए, अच्छे से दोनों नोटबुक्स मेंटेन किए हैं और आपको प्रोविजंस, उसका लॉजिक सब कुछ डिटेल में पता है और आपके सम्स भी सॉल्व करके हुए हैं, उसके बाद ही ये यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, Section 7 of CGST Act, Scope of Supply. Section 7 talks about what is supply, what is not supply. What is supply? 7(1)(a). Okay, 7(1)(a), consideration should be there and value, consideration should be there and the activity should be for the purpose of business. Then only it is called as supply. 7(1)(b), 7(1)(b), import of services for consideration, whether or not it is in the course or furtherance of business, it is a supply. 7(1)(c) is some activities are called as supply even if they are without consideration. ये वो एक्टिविटीज है जो स्केड्यूल 1 में दिए है। स्केड्यूल 1 में 4 पैराग्राफ्स है। फर्स्ट वन, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके, सेकंड, देखो सेकंड क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस और बिटवीन रिलेटेड पर्सन। सी और थर्ड पैराग्राफ, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू agent, even if it is without consideration, it is supply. And lastly, import of services, but it should be in the course or furtherance of business from related person or own establishment outside India. ये हो गया 7(1), what is supply. Now what is not supply? 7(2), some activities are neither treated as supply of goods nor supply of services. This is given in schedule 3. Schedule 3 में बहुत सारे एक्टिविटीज है, ओके, विच इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दोज एक्टिविटीज, वो तो एकदम कॉमन सेंस वाली एक्टिविटीज है, जैसे कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को सर्विसेज दिए, ओके, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्विसेज दी, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, ओके, तो ये बहुत ही साधारण सर्विसेज है, वो आपको देख के भी समझ में आता है कि निगेटिव लिस्ट में है. देन 7(1)(a), some activities are treated as supply of goods but not supply of services, and some activities are treated as supply of services but not supply of goods. ये दिया है schedule 2 में. इसमें कुछ important activities ऐसे है कि job work is a supply of service. Restaurant में serving of food is a supply of service. Then works contract is a supply of service. एक याद रखना है, not doing something for consideration is also supply of service. Okay, then section 8, taxability of composite supply and mixed supply. Composite supply section 2 subsection 30 में define किया गया है. Mixed supply section 2 subsection 74, principal supply section 2 subsection 90. Composite supply is treated as supply of that supply which is principal supply. Mixed supply is treated as supply of that supply which attracts highest rate of GST. मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल है कि वॉलेट, पेन, डायरी, टी शर्ट, ये एक साथ बेचा फॉर से 5,000 रुपीज, एक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है. नन ऑफ द सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई एंड इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो इसमें इन 4 वस्तुओं में से जिस पे हाईएस्ट जीएसटी परसेंटेज है वो अप्लाई होगा. टॉकिंग अबाउट कंपोजिट सप्लाई, एग्जाम्पल है एयर ट्रैवल अलॉन्ग विथ मील फैसिलिटी. तो यहाँ पे एयर ट्रैवल इज प्रिंसिपल एंड मील इज एंसिलरी. ऑफ कोर्स मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों के लिए एक साथ चार्ज किया था, मतलब अलग अलग प्राइसेस नहीं है. ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पे देयर इज अ नेचुरल बंडलिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सेक्शन 9, लेवाई एंड
collection of CGST, forward charge, reverse charge, and liability of e-commerce operator to pay GST. फॉरवर्ड चार्ज, यूजुअल चार्ज 99.99% केसेस में वो है जहां पे इट इज लायबिलिटी ऑफ सप्लायर टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. बट सप्लायर का मतलब यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन है. टैक्सेबल पर्सन मीन्स वन हु इज registered or liable to be registered under GST. Okay, reverse charge matlab in notified cases it is liability of recipient of supply to pay GST, and liability of e-commerce operator to pay GST is there when notified services are supplied through it. वो notified services 6 है. एक, you know, cab service. Second, restaurant service, but other than by that restaurant who is in the premises of such hotel which is providing accommodation service by charging amount in excess of 7,500 per day. Then unregistered persons supplying housekeeping services, unregistered persons supplying accommodation services, bus operator services by other than company, and last क्या है? Last है यू नो डिलीवरी सर्विस, जो रैपिडो या फिर जो पोर्टर देता है ना, उस टाइप की कौन सी सर्विसेज? डिलीवरी सर्विसेज, लोकल डिलीवरी सर्विसेज. ओके, अब ये क्या हो गए? ये हो गए ईसीओ के एग्जांपल्स, ईसीओ के नोटिफाइड केसेस. इफ ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया देन इट विल बी लायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया टू पे जीएसटी. इफ दे डोंट हैव रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया दे शैल अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग जीएसटी. 5 goods are actually temporarily kept out of GST. Temporarily, not permanently. 5 goods: petroleum crude, natural gas, aviation turbine fuel, motor spirit, and lastly high speed diesel. Alcoholic liquor for human consumption is permanently kept out of GST. The maximum rate of GST overall on any goods or service that government may notify is 40%. So in short, 20% CGST, 20% SGST, 40% IGST. Okay, the GST will be calculated on the value as computed under section 15. तो ये हो गया overall section 9. Section 10, composition levy. Composition levy में optional scheme है. If I don't want to be in section 9, I can be in section 10. But in order to be eligible to opt for section 10, the aggregate turnover of registered person in the preceding financial year should not be exceeding 150 lakhs / 75 lakhs in case of 8 notified special category states. वो 8 notified special category states है अरुणाचल प्रदेश, AUMMNST, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा. ये है 8 notified special category states. अब aggregate turnover की definition क्या है? It includes all outward supply, including taxable supply, exempt supply, interstate supply, intrastate supply, as well as exports of all persons having same PAN to be computed on all India basis. But it specifically excludes the GST and inward supply on which tax is payable on reverse charge mechanism. एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम यू हैव टू एक्सक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन एफडी. ये सब एक्सक्लूड करना है. तो पिछले ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देख के देखना है, एम आई एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट पीवाई. इफ आई एम एलिजिबल देन फॉर ट्रेडर द रेट ऑफ जीएसटी इज 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर. फॉर मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, and for restaurant service provider 5% of turnover. यहाँ पे ये जो overall percentages है, मतलब 0.5 CGST, 0.5 SGST and 2.5 CGST, 2.5 SGST, ये हो गई 10(1) की composition scheme. 10(2)A वाली जो composition scheme है, that is for any person who is not eligible for composition scheme of 10(1) and whose aggregate turnover in the preceding financial year is not exceeding rupees 50 lakhs. यहाँ पे 10(2)A में the rate of GST is 6%, 3% CGST, 3% SGST. And in order to be eligible to opt for composition scheme, 5 conditions should be satisfied. He should not be engaged in interstate outward taxable supply of goods or services. He should not be engaged in supply of goods or services via ECO.
he should neither be CTP nor NRTP. He should not be engaged in manufacture of ice cream, pan masala, tobacco substitutes, aerated water, fly ash bricks, fossil bricks, roofing, tiles. And finally, he should not be engaged in supply of such goods or services which are not exempted from GST, or you can say, understood. तो ये हो गए कंडीशंस. इसमें एक प्रोविजो है, in order to be eligible to opt for composition scheme, all registered persons having same PAN should opt for the same. In short, मैं composition scheme के लिए eligible नहीं हूँगा अगर मेरे दूसरे यूनिट ने अंडर सेम PAN जो है उसने composition scheme नहीं लिया है. Okay, so registered person will not be eligible to opt for composition scheme unless all registered persons having same PAN opt for the same. अब जो composition scheme में है वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता. क्योंकि वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस, बट ही विल इश्यू डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज बिल ऑफ सप्लाई. ओके एंड फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? देन द जीएसटीआर विच ही फाइल्स इज ऑन एनुअल बेसिस. इट इज जीएसटीआर 4 which is filed by 30th June after the end of financial year. GST CMP 08 is the statement which he files on quarterly basis to show how much GST he has actually paid. क्योंकि GST payment for those in composition scheme is on quarterly basis by 18th of the month following the quarter. ओके देखो ये जब सब चीज़ें, वो टॉपिक जब चल रहा था क्लास में तो प्यार से समझाइए, अभी फटाफट रिवीजन का वक्त है. सेक्शन 11 एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी, दे आर टू बी रीड विथ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017-CT. ये सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन है. ऑफ कोर्स इसका भी रिवीजन करेंगे एट द एंड ऑफ दिस रिवीजन. मतलब देखते हैं 70 मिनट में से कितने मिनट बचते हैं, यू नो, उसमें हम रिवाइज करेंगे एग्जाम्पशंस. एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसको आप आपके हिसाब से देख सकते हो. मतलब जो बिगिनर है वो 0.5 पे देख सकता है, जो अच्छे लेवल पे पहुँच गया तो वो 1x पे देख सकता है, जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गया वो 1.5, जो प्रो लेवल पे पहुँच गया वो 2x पे भी देख सकता है. डिपेंड्स आपकी इसमें यू नो जीएसटी में आप कितना डीप गए हो. सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. यहाँ पे 6 सबसेक्शंस है, 1 2 3 4 5 6. मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसेक्शन 4 हैज बीन नाउ डिलीटेड विच इज फॉर वाउचर्स. सबसेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, 2 FCM, 3 RCM, 5 रेसिडुअरी, 6 additional consideration by way of interest, late fees and penalty paid by recipient of supply to supplier for delay in payment. तो इन शॉर्ट सबसेक्शन 6 पहले बता देता हूँ. जब सप्लायर को कोई एडिशनल कंसिडरेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, देन उसका टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड. रेसिडुअरी में तो क्या होता है कि उस सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया था तो अभी डिमांड किया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर जीएसटी. बट इफ इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी देन द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ दैट जीएसटी. सबसेक्शन 4 हैज बीन ओमिटेड, वाउचर्स. मैं बताऊंगा, आपको नहीं बताया तो अभी बताऊंगा, अमेंडमेंट्स करते वक्त बताऊंगा. सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ओके 12(3) RCM इन केस ऑफ गुड्स. टाइम ऑफ सप्लाई आपको सोचना है फ्रॉम एंगल ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू सप्लायर, and finally the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice. सर्विसेज के केस में मतलब 13(3) RCM इन केस ऑफ सर्विसेज, दो पॉसिबिलिटीज है. नंबर वन सप्लायर जो है वो इनवॉइस इशू कर रहा है. अगर वो इनवॉइस इशू कर रहा है तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू सप्लायर. बट अगर इनवॉइस इशू कर रहा है रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, देखो अगर सप्लाई इनवॉइस इशू कर रहा है तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट तो हो गया और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. बट अगर खुद रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इनवॉइस इशू कर रहा है तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट तो है ही,
by ROS to supplier or date of issue of invoice, whichever is earlier. इसमें एक प्रोविजो है. प्रोविजो क्या है कि अगर एसोसिएटेड एंटिटी जो इंडिया के बाहर है उनसे अगर कोई सर्विस ली है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाईज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ एंट्री मतलब डेट ऑफ एंट्री ऑफ एक्सपेंस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू सप्लायर विचएवर इज अर्लियर. 12(2) में आते हैं which is time of supply of goods in case of FCM, date of issue of invoice or the last date when invoice is supposed to be issued whichever is earlier. But invoice issue कब करना है ये दिया है section 31 में. तो if supply involves movement of goods then issue the invoice before or at the time of removal of goods. If supply does not involve movement of goods, issue invoice at the time of making the goods available to the recipient. अब 13(2) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन FCM वो क्या है? अगर इनवॉइस 30 डेज में बनाया /BFSI बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज इंश्योरेंस 45 डेज में बनाया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. और अगर 30/45 डेज में नहीं बनाया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. इसमें एक प्रोविजो है कि अगर 1000 रुपए तक एडवांस मिला तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दैट एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर इज द डेट ऑफ इशू ऑफ सब्सिक्वेंट इनवॉइस. ये एयरटेल वाला एग्जांपल दिया था आपको. 985 रुपीज का बिल आया मुझे, मैंने 1000 रुपए पे किए, 15 रुपए एक्स्ट्रा पे किए. उस 15 रुपए के लिए एयरटेल क्या बोलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस इन विच दिस एडवांस विल बी एडजस्टेड. देन सेक्शन 15 value of supply. Assessable value shall be transaction value, that is price actually paid or payable for supply of goods or services or both, where supplier and recipient of supply is not related to each other and price is the sole consideration for the supply. इसमें 5 inclusions है as per 15(2). You should include taxes other than GST, amount incurred by recipient of supply on behalf of supplier, any expense which are incidental to supply, then any late fees, penalty, interest paid by recipient of supply to supplier for delay in payment, and any subsidies linked to the price of the goods other than central government and state government subsidy. And 15(3) के अनुसार exclude करना है discount, that discount which is given before or at the time of supply and that discount which is given after supply. But before or at the time of supply वाला discount minus करने के लिए it should be recorded in the invoice, and after supply वाला discount minus करने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. द टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द सप्लाई. द डिस्काउंट शुड बी रिलेटेड टू द टैक्स इनवॉइस. एंड लास्टली ITC ऑन दैट डिस्काउंट, ITC as attributable to discount should be reversed by recipient of supply. Of 16 ITC eligibility and conditions. Registered person is eligible to claim ITC with respect to GST which is paid or payable on inward supply, मतलब purchases of those goods or services which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. ये क्रेडिट हो जाता है ई क्रेडिट लेजर में. बट फ्रेंड्स ये ITC लेने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. He should be in the possession of the tax invoice. The tax on the supply should be actually paid to the government. He should have filed a GST return. The goods or services should have been actually received. Supplier should have furnished the details in the GSTR1 which should be reflected in GSTR2B of recipient of supply. वो जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी है उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद ने गुड्स नहीं रिसीव किए तो भी चलता है इन केस ऑफ बिल टू शिप मॉडल. बिल टू शिप मॉडल में A will sell goods to B will sell goods to C, but B will tell A to send the goods directly to C. When C receives the goods, it is deemed that B has received the goods and B can claim ITC. ये सेक्शन 16(2) में 3 प्रोविजोज है. फर्स्ट प्रोविजो is very simple. If goods are received in lots or installments against an invoice, and ITC can be claimed only on receipt of last lot or installments. Secondly, if recipient of supply does not make payment to supplier within 180 days from the date of invoice, then amount equal to ITC availed will be added back to output tax. Subsequently, अगर recipient of supply supplier को pay करता है, then he can again avail ITC. 16(3) कैपिटल गुड्स के केस में अगर आप डेप्रिसिएशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्लेम करते हो ऑन द GST एलिमेंट, देन यू कैनॉट क्लेम ITC ऑफ दैट GST.
And 16.4, last date of availing ITC. That is 30th November following the end of the financial year to which the invoice pertains, or the actual date of filing of annual return under GST, whichever is earlier. 17.5, blocked credits. Clause A, motor vehicle used for transportation of passengers, approved seating capacity not exceeding 13 including driver, उस पे ITC blocked है, but उसमें exceptions है. If it is used in outward taxable supply of transportation of passengers, if it is used in outward taxable supply of such vehicle, मतलब you are dealer of that vehicle, or it is used in outward taxable supply of training of driving that motor vehicle. Clause AA, vessels, aircrafts, ITC is blocked, but उसमें 4 exceptions है. Not blocked when it is used for transportation of goods, चाहे आपके goods हो, चाहे आप सर्विस दे रहे हो किसी और के goods transport करने की. Then it is blocked in other allowed in other 3 cases also. वो क्या है? It is used in outward taxable supply of training of flying such aircrafts or navigating such conveyance. It is used in outward taxable supply of such vessels or aircraft. It is used in what? Outward taxable supply of transportation of passengers. Then clause AB, insurance, maintenance of such vessels, aircrafts on which ITC is blocked. उसके इंश्योरेंस पे भी ब्लॉक्ड है, मेंटेनेंस पे भी ब्लॉक्ड है. क्लॉज बी, बहुत सारी पर्सनल चीजों पे आईटीसी ब्लॉक्ड है. हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ग्रूमिंग, क्लब मेंबरशिप, जिम मेंबरशिप, फूड एंड बिवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, लीव ट्रैवल कंसेशन एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन, इन सब पे आईटीसी ब्लॉक्ड है. But it is not blocked if inward supply is used to give outward taxable supply of same category, or inward supply is used to give outward taxable composite or mixed supply, or that particular service is given or goods are given to employees under legal obligation. Clause C and clause D, ITC is blocked. कहाँ पे? It is blocked on any works, contract, services या goods या services which are used in construction of an immovable property. अब construction में you know those heavy expense which are capitalized to immovable property वो भी include होते हैं. इसलिए अगर repairs and maintenance बोला है तो आपको देखना है वो P&L में डाला है कि बैलेंस शीट में immovable property में डाला है. बैलेंस शीट में immovable property में डाला है तो ITC will be blocked. अगर वो P&L में डाला है तो ITC will be allowed. 17.5E, it is blocked on any goods or services which are purchased from a person who is in composition scheme. F, it is blocked for non-resident taxable person except in case of import of goods. It is blocked in FA for company who is incurring any purchasing any goods or services which will be used in CSR activities. Clause G, any goods or services which are used for personal use. And clause H, very important, any goods which are damaged, lost, destroyed, stolen, or written off or disposed of by way of gifts or free samples, ITC will be blocked. Getting it? Then 17.1, apportionment of ITC. If you are using goods, input services commonly for business use as well as personal use, ITC will be allowed only in case of business use. If you are buying goods, services, inputs which are used commonly for taxable goods, including zero-rated supply as well as exempted supply, ITC will be allowed only in, yes, only in taxable supply including zero-rated supply. 17.4, banking, finance, institutions, banking corporations, मतलब banks, financial institutions, उनको ITC मिलेगा ऑप्शनल बेसिस पे 50%, बैलेंस 50% will lapse. So banks and financial institution may follow 17.2 or optionally they may follow 17.4. Once availed, this option cannot be lapsed during remaining part of financial year. और एक चीज है, अगर बैंक खुद के ब्रांच से या खुद के हेड ऑफिस से मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन से कोई इनवर्ड सप्लाई ले रहा है तो उस पर ये 50% वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इट कैन क्लेम आईटीसी टू द एक्सटेंट ऑफ 100%. सेक्शन 18, आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. 18.1,
आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉट क्लेमिंग ITC टू क्लेमिंग ITC. 4 क्लॉजेज है. I was unregistered, now I'm taking registration compulsory. I was unregistered, now I'm taking registration voluntarily. I was earlier in composition scheme, now I'm shifting to section 9. Earlier I was selling such goods or services which were exempt, now they are becoming taxable. तो ये क्या है? ये है AB, मतलब ABCD 4 क्लॉजेस. पहले मैं ITC नहीं क्लेम कर रहा था, अभी मैं क्लेम करने वाला हूँ. तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, उस ट्रांजिशन के एक दिन पहले वाला जो स्टॉक है, उस स्टॉक पे जो जीएसटी है उसका मैं आईटीसी ले सकता हूँ. याद रखना, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में आई कैन नॉट टेक आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स, बट क्लॉज सी एंड डी में आई कैन टेक आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स ऑल्सो, बट नॉट एंटायरली. कितना आईटीसी दैट इज देयर, मतलब जीएसटी दैट इज देयर माइनस अमाउंट कंप्यूटेड एट 5 percentage points for every quarter or part thereof. 18.2 बताता है आपको टाइम लिमिट फॉर 18.1. टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इज विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. मतलब 1 year शुड नॉट हैव लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. वो लैप्स हुआ तो आप 18.1 वाला आईटीसी नहीं ले सकते. 18.3 अगर मैं कोई बिजनेस बेच रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग माई बिजनेस, सो ट्रांसफर के पास जो आईटीसी अनयूटिलाइज्ड है वो ट्रांसफर कर सकता है ट्रांसफरी को. इट कैन बी ट्रांसफर टू ट्रांसफरी, बट कंडीशन है ऑल लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर शुड बी ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफरी. 18.4 इज ऑपोजिट ऑफ 18.1 सी एंड डी. समझदार को इशारा काफी. मतलब मैं पहले कहाँ पे था? मैं पहले था सेक्शन 10 में, सॉरी सेक्शन 9 में, अब मैं जा रहा हूँ 10 में. या पहले मैं वो गुड्स बेच रहा था जो टैक्सेबल है, अब वो हो रहे हैं एग्जम्प्ट. तो इन केसेस में जो एक दिन पहले वाला स्टॉक है उस पे जो आईटीसी क्लेम किया है वो अभी पे करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैपिटल गुड्स है उस पे जो आईटीसी लिया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय 60, वो भी पे करना पड़ेगा. ये पे कैसे करोगे? बाय यूजिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर एंड बैलेंस इन ई कैश लेजर. बट एक चीज समझने जैसी है कि अगर पे करने के बाद भी ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचता है तो इट विल लैप्स. देन 18.6 है कि मेरे जो कैपिटल गुड्स थे वो मैंने बेचे. वो कैपिटल गुड्स जिसके ऊपर आईटीसी लिया था वो मैंने बेचे. तो अभी मैं क्या करूंगा? कितना जीएसटी पे करूंगा? तो आईटीसी अवेल्ड माइनस अमाउंट कंप्यूटेड एट 5 percentage points फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट thereof और ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी व्हिचएवर इज हायर. बट इसमें एक प्रोविजो है कि मैंने मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, रीफैक्ट्री मटेरियल्स बेच दिया एज स्क्रैप, देन यू विल डायरेक्टली पे ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी. अब आते रजिस्ट्रेशन में. 22 पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. देखो 28 मिनट में इतने सेक्शंस हो गए. अब देखो पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, ये 3 एग्रीगेट टर्नओवर के क्राइटेरियाज देखे हैं. 10 लाख इन केस ऑफ MMNT मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. इफ यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन एनी ऑफ दीज स्टेट्स, देन मतलब आप इस स्टेट में हो और आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट इज ₹10 lakhs ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. 20 lakhs इन केस ऑफ SAMPUT, मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना. इसमें चाहे गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज आप वहाँ पे हो, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया इज 20 lakh ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. एंड फ्रेंड्स 40 lakhs है बाकी स्टेट्स में व्हेन आई एम डीलिंग ओनली इन गुड्स. If I am dealing in goods and services in other states like Maharashtra, West Bengal, Gujarat, Haryana, Punjab, Delhi, then it is 20 lakhs. Further, कुछ याद रखना है, जो 7 goods है, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, हाँ, फॉसिल ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, ये जो गुड्स है यहाँ पे एरिएटेड वाटर नहीं आता है.
इन गुड्स के लिए हर एक स्टेट में, मतलब जो अदर स्टेट्स है उसमें भी अगर मैं वो डील कर रहा हूँ तो एग्रीगेट टर्नओवर विल रिमेन 20 lakhs. It will not be extended to rupees 40 lakhs. इंटरेस्ट ऑन एफडी वगैरह को करना है इंक्लूड, लेकिन मैं गुड्स के साथ साथ ये एक ही सर्विस दे रहा हूँ, दैट इज एडवांसिंग ऑफ लोन, then still I will be considered as supplying only goods and my aggregate turnover criteria will continue to be rupees 40 lakhs in those other states. Okay, further कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ इन MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, then my aggregate turnover pan wise will fall to rupees 10 lakhs. बट मेरा सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई है MMNT में, तो एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया विल कंटिन्यू टू बी रुपीज 40 lakhs. वेरी गुड. देन दोस्तों 23 केसेस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. कहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है? इफ आई एम एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज ओनली विच आर नॉट लायबल टू GST और विच आर exempt फ्रॉम GST. एंड इफ आई एम एग्रीकल्चरिस्ट देन registration is not required if I am dealing only in produce out of cultivation of land. And 23(2) बोलता है notified cases में registration will not be required. अब 24 cases में registration is required irrespective of turnover. चाहे आपका turnover कुछ भी हो, registration इन cases में mandatory है. कौन से cases है वो? If I am engaged in interstate outward taxable supply of goods, if I am engaged in supply of goods or services via ECO, if I am CTP, if I am NRTP, if I am deductor of tax at source, registration is required irrespective of the fact whether I have other registration or not in GST. Separate registration is required for deductor of tax at source. ECO, then ECO who is required to collect tax at source. Okay, then input service distributor. Okay, then agent who is supplying goods of principal. Then OIDR services, जो person outside India supplying OIDR services through to other persons in India, to non-taxable online recipients in India. Okay, and then any other notified person. इनको registration compulsory है irrespective of turnover. Then deemed registration तो पता है आपको, section 26 में बताया गया है. If I am registered under SGST, it is deemed that I am registered under CGST. 27, you know what is 27? CTP and NRTP के special provisions. So CTP NRTP should take registration at least 5 days prior to commencement of business in that state. CTP NRTP का registration जो है वो valid होगा for the number of days it has applied for or 90, whichever is earlier. Further, if required, it can be extended for period not exceeding 90 days. एक और चीज़ है कि अगर मैं CTP NRTP हूँ तो at the time of making application of registration, I should pay GST, I should deposit GST in advance on estimated basis. अब कुछ खास चीज़ें देखते हैं रजिस्ट्रेशन में जो सेक्शन 25 में दी गई है. If I become liable for registration, I should apply for registration within 30 days of becoming liable. अगर मैंने 30 days में अप्लाई किया है तो effective date of registration is date of becoming liable. अगर 30 days में अप्लाई नहीं किया तो the date when the registration certificate is actually granted. Then friends, registration under GST is based on PAN. State wise separate registration is required. एक स्टेट में यूजुअली एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, बट चाहिए तो मल्टीपल ले सकते हो. एक स्टेट में आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस के लिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. मेन ऑफिस के लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के रजिस्ट्रेशन आएगा. अगर उसी स्टेट में आपका एक यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, एक यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले यूनिट को अलग रजिस्ट्रेशन लगने वाला है. Clear? Then friends, is voluntary registration possible in GST? Yes, voluntary registration is possible. Then section 28, amendment of registration. Core fields
नॉन कोर फील्ड्स, कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 15 days ऑफ द इवेंट नेसेसिटेटिंग द चेंज, एंड 15 days में आपको अप्रूवल मिलता है. बट अगर नॉन कोर फील्ड है जैसे कि मेल आईडी, फोन नंबर, फंक्शनरीज के डिटेल, तो वो आप अमेंड कर सकते हो ऑन द कॉमन पोर्टल. सेक्शन 29 कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. कैंसलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि सुओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब कर सकता है, कब कर सकता है. देयर आर 6 केसेस विच आर टू बी वर्थ रिमेंबरिंग. आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो और आपने ड्यू डेट के बाद भी 3 months में रिटर्न फाइल नहीं किया. इफ यू आर नॉट इन कॉम्पोजिशन स्कीम then you are not filing return for continuous, how many tax periods, for continuous, you know, if you are in QRMP, quarterly return, monthly payment, then you are not filing for 2 quarters continuously. If you are not in QRMP, then you are not filing continuously for 6 months, then your registration may be cancelled. If you have taken registration on voluntary basis and you're not commencing business within 6 months from date of such registration, then registration may be cancelled. If you have obtained registration by way of fraud, willful misstatement, suppression of facts, and lastly, if you are contravening with GST law, in all these cases registration may be cancelled. जब कैंसिल होगा तो जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक सस्पेंशन होगा, और जब कैंसिल होगा ना, कैंसलेशन के बाद वाली अगर कुछ लायबिलिटी आती है तो यू हैव टू स्टिल पे दैट. एंड जब कैंसिल होगा ना, कैंसलेशन के डे के वक्त जो आपके पास स्टॉक है ना, उस स्टॉक पे जो आईटीसी लिया है दैट यू हैव टू पे एज आउटपुट टैक्स. ऑल्सो जो कैपिटल गुड्स है उस पे भी जो आईटीसी लिया है ना, दैट यू हैव टू पे माइनस अमाउंट कंप्यूटेड एट 5 percentage points और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हाइयर. 31 टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस गुड्स सर्विस. इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करोगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जो 3 महीने से ज़्यादा दी गई है एंड जिसके लिए पेमेंट आने वाला है पीरियोडिक बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. उस केस में इनवॉइस कब रेज करना है ये चैलेंज हो जाता है. तो अगर उस केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, देन on or before the due date of such payment. If due date of payment is not ascertainable from the contract, then on or before the actual receipt of payment. And lastly, if the payment is dependent on completion of event, then on or before that event is actually completed. Then friends, इसमें ना ऐसा भी है कि आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना के भी चलेगा. नो नीड टू इशू सेपरेट टैक्स इनवॉइस. That is in case I am doing a supply to unregistered person and the value of supply is less than 200, then I can make consolidated tax invoice. But B2B है तो हमेशा separate tax invoice ही चाहिए. Then bill of supply कौन से केस में इशू करते हैं? Bill of supply इशू करते हैं if registered person is making exempt supply or non-taxable supply or registered person is under composition scheme, तब बिल ऑफ सप्लाई बनता है. देन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, याद है क्या? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जब मैं कोई भी सेल करता हूँ बट वो गुड्स रिमूव करता हूँ, बट रिमूवल के वक्त सप्लाई नहीं हुआ है, सप्लाई बाद में होगा जब कस्टमर अप्रूव करेगा, तो मुझे इनवॉइस कब बनाना चाहिए? तब मुझे इनवॉइस बनाना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब अप्रूवल, or within 6 months from date of removal, whichever is earlier. ई-इनवॉइसिंग होता है कंपलसरी जब एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के आगे है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18. ई-इनवॉइसिंग होता है ओनली इन B2B केसेस. फ्रेंड्स, सेक्शन 34 डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स. जब वैल्यू बढ़ानी है मीन्स व्हेन एक्चुअल वैल्यू इज हायर or actual tax is higher than the declared in the invoice, then you shall issue debit note. Because of debit note value will increase. So debit note के लिए ऐसे कोई कट ऑफ डेट नहीं है. ओके,
आइडियली अपने इमीडिएटली इशू करनी चाहिए, बट भूल गए तो कभी भी इशू कर सकते हो, उसका रिटर्न में इफेक्ट आएगा, आउटपुट टैक्स बढ़ेगा। क्रेडिट नोट इशू करते जब आउटपुट टैक्स या वैल्यू घटानी हो या जब सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट नोट may be issued. May Q because it reduces the value. It reduces the output tax. So there is a last date of issuing of declaring details of credit note in the return. So last date है 30th November following the end of the financial year to which the supply relates, not credit note, supply, or actual date of filing of annual return under GST for the relevant financial year, whichever is earlier. Section 35, 36 accounts and records. Section 37 to 48 filing of returns under GST. अब देखो 35 accounts and records क्या क्या रखने चाहिए. Okay, so you should maintain or what records, what accounts for your outward supply, inward supply, output tax, input tax, net GST payable, net GST paid, and all the stock. And this record should be maintained by all registered persons. Transporter and warehouse keeper, मतलब owner of warehouse who are unregistered, they will also maintain accounts and records of their consignor consignee, मतलब of their clients. Accounts and records कितने वक्त तक retain करने चाहिए, मतलब preserve करने चाहिए. So it should be preserved for 72 months from the due date of filing of annual return for the financial year to which it pertains. ये यूजुअल केस में. बट अनयूजुअल केस में, मतलब जहां पे क्या है, जहां पे कुछ नोटिस है, कुछ डिमांड आया है, कुछ केस चल रहा है, तो द पीरियड एज डिस्कस्ड अबव और 1 year from the date of disposal of the case, whichever is later. 37 to 48 filing of returns. 37 is statement of outward supply, 38 statement of inward supply, 39 return under GST, 40 first return under GST, 44 क्या है, 44 is annual return, 45 final return, 46 notice to return defaulters, 47 penalty for delay in filing of return or late fees, 48 GST practitioner. अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. GSTR 1 कौन फाइल करता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 1 फाइल करता है. उस GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B, इस इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? सब रजिस्टर्ड पर्सन्स आते हैं, except input service distributor, except deductor of tax at source, except those who are registered for doing TCS, and except the one who are in composition scheme. ये छोड़ के बाकी सब 1, 2B, 3B इस स्कीम में आते हैं. जो स्कीम क्या है? स्कीम मतलब व्हाट इज दिस इकोसिस्टम. तो मैंने GSTR 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ये फाइल करना है बाय 11th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब जून के लिए मैंने फाइल किया 11 जुलाई को. प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी जून खत्म हुआ है जस्ट, मैंने 11 जुलाई मतलब कल फाइल किया, कल या उसके एक दिन पहले क्या फाइल किया? GSTR 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. उससे एस्टेब्लिश हो गया मैं आउटपुट टैक्स, वो चला गया ई लायबिलिटी लेजर में. अब गवर्नमेंट GSTR 2 भी बनाएगी मेरे लिए by 14th of the month. It will give details of all my ITC. Then I will claim the ITC which will go in my e-credit ledger. अब मैं फाइल करूंगा GSTR 3B, but before that I should make payment of remaining tax. आउटपुट टैक्स मैंने दिखाया है 1,80,000, ITC मेरा है 1 लाख, तो नेट GST पेएबल 80,000 should be paid in e-cash ledger. Then I will file GSTR 3B by 20 of the month. This completes the cycle. And जब 12 months हो जाते हैं, then I will file annual return in form GSTR 9 by 31st December after the end of financial year. GSTR 4 is for people who are in composition scheme. उसकी ड्यू डेट देखिए अपने 30th June after the end of financial year. GSTR 5 is for NRTP. GSTR 6 is for input service distributor. GSTR 7 is for deductors of tax at source. ये फाइल करना चाहिए by 10th of the subsequent month.
GSTR 8 is for those who are collecting tax at source. GSTR 9 is annual return. Okay, nice. Section 49, payment of GST. Minor head, major head. Minor heads क्या क्या है? Minor heads है tax, interest, penalty, late fees, others. Major heads क्या है? CGST, SGST slash UGST, IGST, cess. अगर डिपॉजिट होता है अनफॉर्चुनेटली किसी अलग हेड में, तो कैन यू ट्रांसफर फ्रॉम वन माइनर हेड टू अदर माइनर हेड, मेजर हेड? यस. विद इन ई कैश लेजर यू कैन जस्ट keep on transferring from one minor head major head to other minor head major head. ये possible है by filing one form. Clear? GST PMT 09 ये फॉर्म फाइल करके you can shift, transfer. अगर आपके दो अलग अलग यूनिट से हैविंग सेम पैन, so can you transfer from e-cash ledger of one unit to e-cash ledger of another unit? Yes, that is also पॉसिबल. जब आप ये ट्रांसफर करते हो तो माना जाता है कि जहां से आपने ट्रांसफर किया है वहां पे आपको रिफंड मिल गया है, और जहां पे आपने ट्रांसफर किया है वहां पे डिपॉजिट हो गया है. देन 49.5 यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टू पे आउटपुट टैक्स. ITC of IGST will be first utilized to pay output tax of IGST. Balance of ITC of IGST will be utilized to pay output tax of CGST and SGST in any order and any proportion. Then you will use ITC of CGST to pay output tax of CGST. Then balance, if any, will be utilized to pay output tax of IGST. Then ITC of SGST slash UGST will be utilized to pay output tax of SGST slash UGST, and balance, if any, to pay output tax of IGST. In no case ITC of CGST can be used to pay output tax of SGST, and ITC of SGST to pay output tax of CGST. Section 50, interest for delay in payment of GST. It is at the rate of 18% per annum for which the delay continues from due date, and it is on the shortfall which is paid by using e-cash ledger. इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपये आउटपुट टैक्स था 20 जुलाई को, बट 5,000 उसमें से ई क्रेडिट में है, तो इंटरेस्ट आएगा सिर्फ 15,000 रुपये. एंड 20 जुलाई ड्यू डेट थी, मैंने फाइल किया है एंड पे किया है 2 अगस्त को, तो 11 डेज जुलाई के और 2 दिन अगस्त के 13/365 ये डिले आएगा. ये समझना है आपको. ओके. सेक्शन 51, TDS अंडर GST. TDS में क्या है? TDS में रेट ऑफ TDS है विच इज 2% IGST, 1% CGST, 1% SGST. TDS तभी आता है जब डिडक्टर इज एज पर सेक्शन 51. तो डिडक्टर कौन है? मतलब रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है वो पे कर रहा है, तो पे करते वक्त उसने डिडक्ट करना चाहिए. तो वो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या सोसाइटी विच इज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट. ऐसे लोग जब पे करते हैं 2.5 लाख के आगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो TDS आता है एट 2% / 1% / 1% एज द केस मे बी. वो 8 एग्जाम्पल्स देखे थे हमने. CA फाइनल का एक सम देखा था, उसमें 8 एग्जाम्पल्स थे. बहुत बढ़िया, वो एक ही क्वेश्चन था, उसमें काम हो जाएगा. There is no TDS situation when location of supplier and place of supply is in a state which is different than state of recipient of supply. Location of supply and place of supply दोनों वेस्ट बंगाल में है, बट रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आसाम में है. मतलब डिडक्टर आसाम में है, तो आसाम में बैठ के वेस्ट बंगाल का SGST डिडक्ट नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई इट्स अ नो TDS सिचुएशन. सेक्शन 52 TCS. TCS आता है जब कोई गुड सर्विसेज भाया ECO बेचते हैं, तो ECO को क्या करना है? TCS कलेक्ट करना है 0.5% IGST. इंट्रा स्टेट सप्लाई तो 0.25% CGST, 0.25% SGST. इट विल बी डन ऑन मंथली बेसिस ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं. गुड्स नहीं पसंद आए, कस्टमर रिटर्न करता है, तो ECO को देखना है नेट सेल्स कितने किए हैं, तो उस पे आएगा TCS. देन फ्रेंड्स, सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स. सेक्शन 68 ई-वे बिल्स. ई-वे बिल्स will be read with
रूल 138 ऑफ CGST रूल्स। ई वे बिल्स में क्या है? ई वे बिल्स में 50,000 के आगे अगर कंसाइनमेंट वैल्यू है, बाय द वे TDS में जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना वो एक्सक्लूडिंग GST है, यहाँ पे जो कंसाइनमेंट वैल्यू है ना वो इंक्लूडिंग GST है, तो एसेसेबल वैल्यू प्लस GST। चाहे TDS हो या ई वे बिल, दोनों में टैक्सेबल सप्लाई का ही वैल्यू देखना है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अगर वो 50,000 के आगे जाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज देयर, then the person who is causing movement of goods should do e-way bill. If person causing movement of goods, that is supplier, is unregistered, then recipient of supply should do. वो पार्ट ए में जनरेट करेगा ऑफ GST EWB 01 and then part B will be generated by transporter okay of GST EWB 01। समझ में आया? ई-वे बिल जो जनरेट होगा उसकी वैलिडिटी होगी, तो वैलिडिटी क्या होगी? 100 नहीं 200 किलोमीटर्स, पहले 100 हुआ करता था, 200 किलोमीटर्स विल बी द वैलिडिटी। मतलब एक दिन फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स? 200 एंड एवरी पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर एडिशनल डे। मतलब आपको 205 किलोमीटर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 2 डेज की। बट इफ फ्रेंड्स योर ट्रांसपोर्ट इज बाय ओवर डायमेंशनल कार्गो और बाय मल्टीमोडल शिपमेंट where at least one leg is by way of ship, then the validity is like 20 kilometers for a day। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको 62 किलोमीटर्स ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 4 दिन की। पहले 20 किलोमीटर के लिए फर्स्ट डे, नेक्स्ट 20 के लिए सेकंड डे, नेक्स्ट 20 के लिए थर्ड डे, तो अभी 60 ही हो गए और 2 किलोमीटर्स बचे उसके लिए और एक दिन, सो टोटल 4 डेज। दिस इज हाउ वैलिडिटी इज कैलकुलेटेड। बिल टू शिप मॉडल है, मतलब ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने सी को बेचे, इनवॉइसेस 2 बने लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक ही बार हुआ है तो ई-वे बिल एक ही बनेगा। फर्दर एक ही ट्रांसपोर्टर जब मल्टीपल लोगों के गुड्स उसके व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करता है तो ही मे जनरेट कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इन द फॉर्म GST EWB 02। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिप शीट। समझ में आ रहा है? एंड देन friends, amendment in e-way bill, is it possible? No. Cancellation of e-way bill, is it possible? Yes, if it is within 24 hours and the goods are not yet seen in transit, then it is possible. Okay, then going to IGST Act, 2 important sections 10 and 12, they talk about place of supply. Section 10, place of supply of goods other than in case of imports and exports. Clause A, 10(1)(a), supply involves movement of goods. Place of supply is location of the goods at which their delivery terminate. 10(1)(b), bill to ship model के केस में place of supply क्या होगा? So it will be location of principal place of business of third person. A ने B को goods बेचे, B ने C को goods बेचे, very good, B is the third person. So for transaction between A and B, A is transporting goods to C, but the place of supply is location of B. बहुत important case है ये 10(1)(b). 10(1)(c), supply does not involve movement of goods. उस केस में place of supply is location of the goods at the time of delivery to recipient. 10(1)(ca), supply of goods to unregistered person. Supply of goods to unregistered person over the counter। मतलब आप वॉक इन कस्टमर हो एंड आपने गुड्स खरीदे तो सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा? इफ योर एड्रेस मतलब रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एड्रेस एग्जिस्ट ऑन इनवॉइस ऑफ सप्लायर, then place of supply is location of recipient of supply, and giving only address is also only name of state is also sufficient. And if address does not exist, then location of supplier. 10(1)(d), installation is involved. Goods supply include their installation. Place of supply is where the goods are installed. 10(1)(e), supply of goods on board of a conveyance. Place of supply is where the goods are taken on board, मतलब loaded on the conveyance. Section 12, place of supply of services, where both supplier as well as recipient of supply is in India. जब दोनों इंडिया में हैं तो place of supply क्या होगा? 12(1) introduction, 12(2) residuary. If
केस कैनॉट बी कवर्ड इन 12(3) to 12(14). तो इस केस में अगर B2B है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, B2C है, एंड अगर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, the place where the property is located or intended to be located. But if property is located or intended to be located outside India, location of recipient of supply. Further, if the property is situated or intended to be situated in more than one states in India, place of supply will be each of the state where the property is located or intended to be located. 12(4) 12(4) क्या है? 12(4) is performance based service, जैसे कि outdoor catering, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, पर्सनल फिटनेस, इन सब के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाईज वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। 12(5) इज ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल given to registered person, location of recipient of supply, given to unregistered person where the performance is there, means where the service is actually performed, where the training actually takes place, वही है place of supply। 12(6) admission to an event place park where the event is actually held, where the park is actually located। 12(7) event management, मतलब organization of an event, place of supply given to registered person, location of recipient of supply, given to unregistered person, it is where the event is actually held. But if event is held outside India, location of recipient of supply, within India if held in more than one state, each of that state where the event is actually held। 12(8) goods transportation service, B2B location of recipient of supply, B2C where the goods are handed over for their transportation। 12(9) passenger transportation service, B2B location of recipient of supply, B2C where the passenger embarks on the conveyance for continuous journey। अगर राउंड ट्रिप है तो ऑनवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी आर ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नीज, एंड अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन बिकॉज इट द सर्विस इज गिवन बाय पैसेज ऑफ टाइम, पास इश्यू किया आपको या प्रीपेड कार्ड दिया है तो पता नहीं आप कन्वेंस कहाँ पे बोर्ड करोगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड एज पर 12(2). 12(10) services on board a conveyance, place of supplies first scheduled point of departure of that conveyance। 12(11) telecommunication services, लैंडलाइन से दी है तो where that landline is actually installed, मोबाइल से दी है पोस्टपेड प्रीपेड, पोस्टपेड है तो एड्रेस बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, प्रीपेड दी है तो दो पॉसिबिलिटीज, ऑनलाइन रिचार्ज, फिजिकल रिचार्ज। ऑनलाइन रिचार्ज है तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई, फिजिकल रिचार्ज है तो दो पॉसिबिलिटीज है, रिचार्ज इज डन बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट सिम और रीसेलर, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन और द एड्रेस ऑफ दैट रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इन द बुक्स ऑफ सप्लायर। अगर किसी अन्य मोड से है तो वेयर दैट रिचार्ज इज एक्चुअली डन। 12(12) banking services, banking services if address of recipient exists on records of supplier, location of recipient of supply, if address does not exist, location of supplier। insurance services, B2B location of recipient of supply, B2C मतलब given to unregistered person, the location as per the address of recipient of supply in the records of supplier। and 12(14) advertisement services to government, advertisement services to government, place of supplies each such state where dissemination of information is happening, that is spreading of information is happening by way of such advertisements। इन advertisements के examples मैंने आपको बोले, yes, like स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। 11 मिनट्स का मुनाफा हुआ, 70 मिनट्स के बदले 60 मिनट्स में हो गया। थैंक यू सो मच, आई होप that this was helpful for you। On demand of students, they want exemptions, yes, so on demand of all students across India, let's revise exemptions in next 10 minutes। okay, चलेगा, तो 70 मिनट्स हो जाएगा। वो नहीं क्या चक दे इंडिया में बोलते, वो 70 मिनट, तो आपके लिए जीएसटी के ये 70 मिनट्स है। so these 70 minutes will change your fate in GST।
ऐसी अगर आपको इनकम टैक्स के लिए भी रिवीजन चाहिए तो प्लीज पुट इन द कमेंट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. MEPL क्लासेस ऑलवेज मीन्स क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस. चलो एग्जाम्शंस रिवाइज करते हैं. चलो चलो एग्जाम्शंस फ्रेंड्स, डोंट लूज फोकस. एग्जाम्शंस में देखो, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू चैरिटेबल एक्टिविटीज, दे विल बी एग्जम्प्ट. बट चैरिटेबल एक्टिविटीज लिमिटेड है, वो याद रखना. देन रिलीजियस ट्रस्ट प्रिसिंक्ट्स ऑफ इट्स टेम्पल के जो लेटिंग आउट करता है वो एग्जम्प्ट है. बट अदर देन अभी जो बोल रहा है वो टैक्सेबल है. इफ यू आर लेटिंग आउट एकोमोडेशन रूम्स by charging 1000 or more per day, or shops by charging 10,000 or more per month, or community hall Kalyan Mandapam by charging 10,000 or more per day, ये सब कुछ टैक्सेबल होगा. एक और चीज याद रखना, चैरिटेबल ट्रस्ट गिविंग कोचिंग इन स्पोर्ट्स इज एग्जम्प्ट. एक और चीज याद रखना, चैरिटेबल ट्रस्ट गिविंग ओल्ड एज होम सर्विसेज by charging amount up to 25,000 per month per member is also exempt. exempt है ये. ओके ये गवर्नमेंट सर्विसेज में आया था, वहां पे बोला था गवर्नमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट गिविंग सच ओल्ड एज होम सर्विसेज बाय चार्जिंग अप टू 25,000 per month per member is exempt. Then agriculture related services, health care services exempted है. बट हेल्थ केयर सर्विसेज डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर, बट वो केयर जो है ना या ट्रीटमेंट जो है ना, दैट शुड बी इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन. मतलब आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, इसमें होना चाहिए. ओके सो उसमें होना चाहिए. एंड रेंटिंग ऑफ रूम्स इन हॉस्पिटल जो है वो एग्जम्प्ट है. बट अगर रूम का रेंट 5,000 या उससे ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है, तो it will be taxable. But again, if the room is supported by ICU, CCU, NICU, then it is always exempt irrespective of value. Yes. Then friends, education services given by education institutions. Education institution 3 categories के है. Those giving education up to higher secondary school, मतलब 12th standard, या फिर colleges, मतलब those who are giving degrees recognized by law in India. और लास्टली डिप्लोमा, मतलब जो डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज देते हैं विच आर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट लाइक NCVT. तो ये सब जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो जो आउटवर्ड सप्लाई देते हैं अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को, वो एग्जम्प्ट है. या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं एंट्रेंस फीस लेके, वो भी एग्जम्प्ट है. फर्दर इनको अगर कुछ इनवर्ड सप्लाई मिला 5 चीज़ों का तो वो भी एग्जम्प्ट है. बट हर एक 5 चीज़ हर एक के लिए एग्जाम नहीं है. 3 एग्जम्प्ट है पहले कैटेगरी के लिए. कौन से 3 है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ. सेकंड केटरिंग. एंड थर्ड हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी. ये जो सर्विसेज है ये एग्जम्प्ट है ओनली गिवन टू स्कूल्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड, दैट इज अप टू हायर सेकेंडरी. एंड जो सेकंड है ना, दैट इज एग्जम्प्ट फॉर ऑल. सेकंड मतलब एक्चुअली फोर्थ. कौन सा है वो सर्विस जो एग्जम्प्ट है सबके लिए? कंडक्ट ऑफ एन एग्जाम इज एग्जम्प्ट फॉर ऑल. किसी ने भी ये लिया ना, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो एग्जम्प्ट है. एंड लास्ट क्या है? लास्ट है ऑनलाइन जर्नल सप्लाई करना. इट इज एग्जम्प्ट ओनली फॉर कैटेगरी 2, मतलब कॉलेजेस. तो एजुकेशन सर्विस है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन. ओके देन आप उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट करना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. ओके देन परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की सर्विस. परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर will always be fully taxable. But other than brand ambassador, it will be exempt if the value per day is up to rupees 1.5 lakhs. 1.5 lakhs के आगे तो वो भी हो जाएगा taxable. But performance artist की जो सर्विस है वो सिर्फ क्लासिकल या फोक आर्ट फॉर्म में ही होना चाहिए. If is acting in movie, web series या वेस्टर्न डांस एक्सेट्रा, वो हमेशा रहेगा फुल्ली टैक्सेबल. देन सर्विसेज गिवन बाय इंडिविजुअल एज स्पोर्ट्समैन, रेफरी, कोच, अंपायर, मैनेजर, टू हुम, टू एनी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी,
that is also exempt. Don't forget resident welfare association, मतलब हाउसिंग सोसाइटी आपकी, उसने आपको सर्विस दिया है ऑफ कॉमन सोर्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड उन्होंने मेंटेनेंस लिया है अप टू ₹7,500 per month per member, then it is exempt. Clear? So I hope that you have understood all the things well. Goods transportation भी करना. Goods transportation में याद है क्या, वो goods है कुछ DRONM, defense equipments, relief material, organic manure, newspapers, agricultural produce and milk, food grains and salt. ये जो गुड्स है ये फुल्ली एग्जाम, इसका ट्रांसपोर्टेशन फुल्ली एग्जम्प्ट है इफ इट इज बाय रेलवेज, वेसल्स और रोडवेज. क्लियर? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में आपने देखा है कि पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एग्जम्प्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन एसी स्टेज कैरेज. ओके, यस. सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. बहुत लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं किसी अलग ग्रह से यहाँ पे आया हूँ और 60-70 मिनट में फुल जीएसटी बोल रहा हूँ. दोस्तों, ये सब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपके लिए मुमकिन है, तो ऑब्वियसली है. यू हैव टू जस्ट डू इट 12-13 टाइम्स. करते रहना है, करते रहना है जब तक लर्निंग कर्व नाम की एक चीज़ होती है. लर्निंग कर्व नाम की एक चीज़ होती है, मतलब एक्चुअल में आपको जो चाहिए वो आप पढ़ सकते हो, वो आप बन सकते हो. पॉइंट इज, फर्स्ट टाइम जब कुछ भी नया ट्राई करते हो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, देन कम डिफिकल्ट लगता है, देन कम डिफिकल्ट लगता है, देन नॉर्मल हो जाता है. तो वो नॉर्मल होने तक आपको पढ़ना है ताकि ऑन अ गिवन डे ऑफ एग्जाम यू आर लाइक कूल. बिल्कुल. आप देखो, रिजल्ट सीए का आता है 10%. ध्यान दो ऋषिका जी, रिजल्ट सीए का आता है 10%. आपको उस टॉप 10% में बेझिझक आना है, उस टॉप 10% में, या ऑल इंडिया रैंक लाना है. तो ये कौन सा भी सब्जेक्ट होने दो, आपको नॉर्मल यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, वो आपको नॉर्मल लगना चाहिए. और वो नॉर्मल लगने के लिए लर्निंग कर्व को बीट करना, इससे बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है. 2 चीज़ है याद रखने हैं, एक है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कंपाउंडिंग. कंसिस्टेंसी आपको आपके एंड से देनी है, कंपाउंडिंग यूनिवर्स करता है. इसलिए डे 1 से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए बोला था. ऐसा नहीं है कि विराट कोहली एकदम फाइनल मैच के पहले प्रिपरेशन करके चेस करता है. वो उसकी सालों की तपस्या है. वो तपस्या आपको अभी से दिखानी है. आपकी एग्जाम कभी भी होने दो, जैन में होने दो, मई में होने दो, दिसंबर में होने दो, जून में होने दो, आज से पढ़ना है. बेस्ट टाइम, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग, द बेस्ट टाइम इज टुडे. स्टार्ट इट, डू इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय बाय.